पार्ट 72 है ये लक्ष्मीकांत की सीरीज का। यहाँ पे बात करेंगे आर्टिकल 358 और आर्टिकल 359 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए आर्टिकल 358 को मैंने पिछले वीडियो में बहुत डिटेल में समझाया है, ठीक है। तो आप आई होप वीडियोस को एक ऑर्डर में देख रहे हैं, जिस ऑर्डर में मैंने वीडियोस को जोड़ा है आप इसी ऑर्डर में देखिए। इससे आपकी जो भी पढ़ाई है पॉलिटी की उसको एक कंटिन्यूटी मिलेगी। आज की वीडियो में हम लोग आर्टिकल 359 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की डिटेल में एनालिसिस करेंगे। साथ साथ आर्टिकल 358 और आर्टिकल 359 के बीच का फर्क क्या है ये देखेंगे। और हम लोग ये देखेंगे कि देश में 3 बार जो अब तक इमरजेंसी लगाई गई है वो कौन कौन से बेसिस पे लगाई गई, कब लगाई गई और उसका क्रिटिसिज्म कौन कौन से आधार पे हुआ है। तो आई होप आपने ये किताब खरीद ली होगी दोस्तों, और खरीद के मेरे साथ पढ़ रहे होंगे। आगे बढ़ने से पहले वीडियो पर लाइक का बटन, उसके साथ दोस्तों अगर आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। अब हम यहाँ पे बात करेंगे जहां पे हमने लक्ष्मीकांत को लास्ट टाइम पे छोड़ा था, सस्पेंशन ऑफ अदर फंडामेंटल राइट्स। पिछली बार आर्टिकल 358 के अंदर मैंने आपको ये बताया था कि भैया जैसे ही इमरजेंसी लगेगी देश में, फंडामेंटल राइट्स अंडर आर्टिकल 19 चले जाएंगे अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 358। आर्टिकल 19 के अंदर जो हमको फंडामेंटल राइट्स मिले हैं वो ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाएंगे इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल 358 अगर वो इमरजेंसी लगी है ऑन द बेसिस ऑफ एक्सटर्नल एग्रेशन और वॉर। वो मैंने बहुत डिटेल में पिछली वीडियो में कवर किया, यहाँ दोबारा बोलने की जरूरत नहीं है। अभी यहां पे बात हो रही है कि जब 359 के अंदर 359 के अंदर इमरजेंसी लगी तो क्या होगा। तो देखिए 359 हमारे प्रेसिडेंट को यह ताकत देता है कि ही कैन सस्पेंड द राइट टू मूव एनी कोर्ट फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग अ नेशनल इमरजेंसी। तो अगर नेशनल इमरजेंसी लगी है तो प्रेसिडेंट आप लोगों के यानी देश के नागरिक के कोर्ट जाने के राइट को रोक सकता है। किसके दौरान? इमरजेंसी के दौरान। यानी कुल मिला के बात यहां पे क्या हो रही है कि जब भी नेशनल इमरजेंसी लगी है फंडामेंटल राइट्स इनएक्टिव नहीं हुए, उन फंडामेंटल राइट्स का इन्फोर्समेंट इनएक्टिव हुआ। इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। आर्टिकल 359 के टेक्स्ट के हिसाब से अगर देश में इमरजेंसी लगी है, नेशनल इमरजेंसी, तो फंडामेंटल राइट्स आर नॉट सस्पेंडेड, ओनली देयर इन्फोर्समेंट इज सस्पेंडेड। मतलब कि फंडामेंटल राइट्स अभी भी एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन अगर आपके फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहे हैं तो आप उसकी रेमेडी नहीं ले सकते हो। अब खास बात दोस्तों ये है कि फंडामेंटल राइट्स वायलेट कौन से किए जा सकते हैं, ये एक बहुत बड़ा इशू है। तो आर्टिकल 359 के अंदर प्रेसिडेंट को यह ताकत मिलती है कि प्रेसिडेंट एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर इशू करेगा। देखिए यहां लिखा हुआ है प्रेसिडेंट एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर इशू करेगा, और उस प्रेसिडेंशियल ऑर्डर में प्रेसिडेंट साफ साफ लिखेगा कि कौन से फंडामेंटल राइट्स वायलेट किए जा सकते हैं। समझे? इस प्रेसिडेंशियल ऑर्डर में साफ साफ लिखा होगा कौन से फंडामेंटल राइट्स वायलेट किए जा सकते हैं, कौन कौन से लॉज बनाए गए हैं इमरजेंसी में, बहुत सारा डिटेल में। जैसे फॉर एग्जांपल कल की डेट में चाइना अगर हम पे अटैक कर देता है तो आर्टिकल 358 एक्टिव हो जाएगा और आर्टिकल 19 ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाएगा, चूंकि एक्सटर्नल एग्रेशन हुआ है, वॉर हो रहा है। लेकिन आर्टिकल 359 में प्रेसिडेंट को एक ऑर्डर इशू करना पड़ेगा, और उस ऑर्डर के थ्रू प्रेसिडेंट ये बताएगा कि देश में, ठीक है, और कौन कौन से फंडामेंटल राइट सस्पेंड है। अभी फंडामेंटल राइट सस्पेंड नहीं है, उनका इन्फोर्समेंट सस्पेंड है। यानी कि फंडामेंटल राइट्स अगर वायलेट होते हैं तो आप उन फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन की रेमेडी नहीं ले सकते, तो आप कोर्ट नहीं जा सकते, लेकिन आपके फंडामेंटल राइट्स जिंदा है। तो जब इमरजेंसी खत्म हो जाएगी तब जिस हद तक वो इमरजेंसी वाले नियम कानून आपके फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहे थे वो वायलेशन खत्म हो जाएगा। एक और बात दोस्तों, प्रेसिडेंशियल ऑर्डर में ये साफ साफ लिखा रहेगा कि ये जो देखिए इमरजेंसी जितने भी समय के लिए आई हो, उस इमरजेंसी के दौरान आर्टिकल 359 के अंदर फंडामेंटल राइट्स को, किन फंडामेंटल राइट्स को वायलेट किया जा रहा है ये भी बताया जाएगा, और कितने दिन के लिए वायलेट किया जा रहा है ये भी बताया जाएगा। तो भाई जब आपका प्रेसिडेंशियल ऑर्डर आएगा उसमें लिखा होगा कि ठीक है भाई ये फंडामेंटल राइट्स लोगों को नहीं मिलेंगे और इतने समय के लिए नहीं मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद दोस्तों ये भी बोला जा रहा है कि ये जो सस्पेंशन ऑर्डर होगा उसमें ये भी लिखा जा सकता है कि कौन सी जगहों के फंडामेंटल राइट्स गए हैं। तो मान लीजिए मैकमोहन लाइन पे अरुणाचल प्रदेश में चाइना ने अटैक कर दिया, 1962 में भी किया था। मान लीजिए अभी एक वॉर होता है, भगवान करे नाव पर अटैक हो जाता है, उस केस में हो सकता है कि शुरुआत में जब कॉन्फ्लिक्ट लिमिटेड हो तो केवल अरुणाचल प्रदेश में या जो चाइना के साथ बॉर्डर लगाते हैं स्टेट्स, केवल वहां पे आर्टिकल 359 का प्रेसिडेंशियल ऑर्डर लागू हो और पूरे देश में लागू ना हो। लेकिन अगर एक फुल फ्लेज्ड वॉर हो जाता है
और चाइना के अटैक का खतरा इंडियन ओशन के साइड से रहता है, तो उस केस में पूरे देश को भी अप्लाई किया जा सकता है आर्टिकल 359 का प्रोक्लेमेशन। तो आर्टिकल 359 एक्चुअली में एक ऐसा प्रेसिडेंशियल ऑर्डर को वैलिडिटी देता है। वो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर बताएगा कि आर्टिकल 19 के अलावा कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स वायलेट किए जाएंगे, कितने समय के लिए वायलेट किए जाएंगे और देश के कौन कौन से इलाकों में वायलेट किए जाएंगे। ओके, और जब ये प्रेसिडेंशियल ऑर्डर फोर्स में होगा उस समय पे स्टेट कोई भी एग्जीक्यूटिव एक्शन ले सकता है, उस समय पे स्टेट कोई भी नियम कानून बना सकता है और उस नियम कानून के चलते फंडामेंटल राइट्स को वायलेट किया जा सकता है। ठीक है, अब आप देखिए, अगर इस प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के तहत कोई नियम कानून बनाया गया है और वो नियम कानून कोई ऐसा एग्जीक्यूटिव एक्शन करता है या लेजिस्लेटिव एक्शन करता है या एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन करता है, हालांकि एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन एग्जीक्यूटिव एक्शन में ही आते हैं, तो इन एक्शंस के द्वारा अगर किसी तरीके के फंडामेंटल राइट्स को वायलेट किया जा रहा है और वो फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन लिखा हुआ है प्रेसिडेंशियल ऑर्डर में, तो ऑब्वियस सी बात है उसमें फिर कुछ किया नहीं जा सकता। इमरजेंसी के दौरान आपके फंडामेंटल राइट्स वायलेटेड हैं और जब ये ऑर्डर सीज टू ऑपरेट हो जाएगा, मतलब कि सोच समझिए बात को, यहां पे इमरजेंसी खत्म नहीं हुई है अभी, प्रेसिडेंशियल ऑर्डर का टाइम आपको मैंने बताया था नेशनल इमरजेंसी एक समय पे 6 महीने के लिए लगाई गई है। अभी ये प्रेसिडेंशियल ऑर्डर में लिखा रहेगा कि फंडामेंटल राइट्स के एप्लीकेशन को कितने समय के लिए रोका गया है। तो मान लीजिए इमरजेंसी एक बार में अप्रूव हुई 6 महीने के लिए और प्रेसिडेंशियल ऑर्डर 4 महीने का इशू हुआ, तो जैसे ही 4 महीने का टाइम इस प्रेसिडेंशियल ऑर्डर का खत्म होगा वैसे ही फंडामेंटल राइट्स एक्टिव हो जाएंगे। ओके, तो जरूरी नहीं है कि जितनी देर की इमरजेंसी हो उतनी देर का प्रेसिडेंशियल ऑर्डर हो। प्रेसिडेंशियल ऑर्डर में लिखा रहेगा कि कितनी देर के लिए आपके फंडामेंटल राइट्स वायलेट हैं और जैसे प्रेसिडेंशियल ऑर्डर का टाइम खत्म होगा उस समय पे जिस हद तक नियम कानून आपके फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहे थे उस हद तक वो नल एंड वॉइड हो जाएंगे। लेकिन अगर प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के तहत कोई लेजिस्लेटिव एक्शन लिया गया, कोई एग्जीक्यूटिव एक्शन लिया गया, कोई ऐसा लॉ बनाया गया है जो कि एक नया लॉ है, पहले नहीं था और वो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के थ्रू बनाया गया है और उस नए लॉ के तहत लेजिस्लेटिव एक्शंस और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस लिए गए, तो उन एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस की कोई रेमेडी नहीं है दोस्तों। ठीक है ना, उस समय पे कोई भी गलती हुई है तो वो गलती माफ है, जिस ऑफिसर ने भी गलती की है वो गलती माफ है, क्योंकि इमरजेंसी के दौरान कुछ भी किया जाए उसकी माफी अवेलेबल है। ओके, फिर आप देखोगे आर्टिकल 359 भी ताकत दे रहा है आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट को, पार्लियामेंट को। पार्लियामेंट तो इमरजेंसी को एक्सटेंड करेगी लेकिन प्रेसिडेंशियल ऑर्डर तो आपका कैबिनेट के कहने पे इशू होगा। अभी 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 ने 359 के एप्लीकेशन को थोड़ा सा लिमिट किया। आपको मैंने बताया था कि आर्टिकल 358 का जो एप्लीकेशन है उसको भी लिमिट किया था 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 ने। कैसे लिमिट किया था कि भाई आर्टिकल 19 के अंदर जो भी फ्रीडम्स दे रखी हैं वो ऑटोमेटिकली कब नल एंड वॉइड होंगी, जब नेशनल इमरजेंसी लगी है ऑन द बेसिस ऑफ एक्सटर्नल एग्रेशन और वॉर। तो बाहर से अगर कोई अटैक हुआ है उस बेसिस पे नेशनल इमरजेंसी लगी है तो आर्टिकल 19 अपने आप नल एंड वॉइड हो जाएगा, आर्म्ड रेबेलियन में नहीं होगा। उसी तरीके से 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 ने आर्टिकल 359 के भी एप्लीकेशन को कुछ हद तक रोका है। पहले कैसे रोका है, देखिए लिखा हुआ है, द प्रेसिडेंट कैन नॉट सस्पेंड द राइट टू मूव द कोर्ट फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स गारंटीड बाय आर्टिकल 20 to 21। यानी कि अगर नेशनल इमरजेंसी के दौरान आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 के अंदर बताए गए फंडामेंटल राइट्स को वायलेट किया जा रहा है। आर्टिकल 20 के अंदर क्या है, द राइट टू प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस, और आर्टिकल 21 के अंदर क्या है, द राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। अभी ये दो राइट्स अगर आपके वायलेट होते हैं तो इनके वायलेशन को नल एंड वॉइड नहीं किया जा सकता दोस्तों। इनका वायलेशन अगर हुआ तो एक इंसान के पास हमेशा ये आजादी है कि वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास जाके अपने राइट्स को इन्फोर्स करवा सकता है। तो इमरजेंसी के दौरान आर्टिकल 20 और आर्टिकल 20 नल एंड वॉइड नहीं होंगे, आर्टिकल 20, 21 रहेंगे। हाँ, आर्टिकल 19 के साथ 358 में डील हुआ। आर्टिकल 359 की लिमिटेशंस आप आर्टिकल 20 और 21 पे नहीं ठोक सकते, लेकिन इनके अलावा सारे फंडामेंटल राइट्स को एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के थ्रू प्रेसिडेंट चाहे तो रोक सकता है नेशनल इमरजेंसी के दौरान। ठीक है, और तो एक तो सेफ गार्ड 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 के थ्रू क्या हुआ, ये आर्टिकल 359 में आप आर्टिकल 20 और 21 वाले फंडामेंटल राइट्स को नहीं हटा सकते। दूसरा ये बोला गया
कि इमरजेंसी के दौरान केवल उन लॉस के तहत लिए गए एक्शन सेफगार्डेड है जिन लॉस को इमरजेंसी के दौरान बनाया गया है। यानी इमरजेंसी लगी, उसके बाद प्रेसिडेंशियल ऑर्डर आया, उस प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के तहत कोई एग्जीक्यूटिव लॉ बना, कोई एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ बना, कोई लेजिस्लेटिव लॉ बना, और उस लेजिस्लेटिव लॉ के थ्रू बहुत सारे एक्शंस लिए गए, बहुत सारे एग्जीक्यूटिव एक्शंस लिए गए। तो केवल ऐसे एग्जीक्यूटिव एक्शंस, केवल ऐसे एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस, केवल ऐसे लेजिस्लेटिव एक्शंस जो कि इमरजेंसी के दौरान प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के द्वारा लाए गए नए नियम कानून या इमरजेंसी को इंपोज करने के दौरान कोई एक नए नियम कानून अगर पार्लियामेंट लेके आई है, उस नए नियम कानून के तहत अगर कोई एक्शन किया गया है तो उस एक्शन की कोई रेमेडी नहीं है। पहले से ही कोई लॉ वहां पे ऑपरेशनल है, यानी इमरजेंसी लगने से पहले से ही कोई लॉ उस स्टेट में ऑपरेशनल है या उस इलाके में ऑपरेशनल है, और उस पहले वाले लॉ के तहत आपने कोई एक्शन कर दिया इमरजेंसी के दौरान, तो उस एक्शन के लिए आप लायबल हो। लेकिन कोई नया लॉ बनाया गया, ठीक है ना, कोई नया प्रेसिडेंशियल ऑर्डर में क्लॉज जोड़ा गया, उस नए क्लॉज और नए लॉ के चलते आपने कुछ किया इमरजेंसी के दौरान, तो उसके लिए आपको रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहराया जा सकता इमरजेंसी खत्म होने के बाद। यानी कि इमरजेंसी के दौरान एक नए लॉ के चलते कोई आईपीएस एक भीड़ में खड़े 5 या 6 लोगों को गोली मार देता है और वो 5-6 लोग मर जाते हैं, तो इमरजेंसी खत्म होने के बाद उन 5-6 लोगों के मर्डर के केस में उस आईपीएस को कन्विक्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि उस आईपीएस ने अपना एक्शन किसके तहत लिया है, एक ऐसे लॉ के तहत लिया है जो इमरजेंसी के दौरान बनाया गया था एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशंस को झेलने के लिए। मेरा लॉजिक समझ गए ना आप? ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे यहाँ पे डिस्टिंक्शंस बिटवीन आर्टिकल 358 एंड आर्टिकल 359। बहुत सिंपल डिस्टिंक्शंस है, बहुत बोल बच्चन डिस्टिंक्शन है। पहला डिस्टिंक्शन क्या है, आर्टिकल 358 इज कन्फाइंड टू आर्टिकल 19, ठीक है। तो आर्टिकल 358 तो भैया आर्टिकल 19 को कन्फाइंड है, और आर्टिकल 359 आर्टिकल 19 के अलावा सारे फंडामेंटल राइट्स को रोक सकता है, लेकिन आर्टिकल 20-21 के राइट्स को नहीं रोक सकता। ओके, 358 is only confined to article 19, 359 is confined to all articles except article 19 and except article 2021। 2021 को तो हटाया जा ही नहीं सकता, 19 358 में हटता है। इनके अलावा जितने भी फंडामेंटल राइट्स हटे उसको 359 के अंदर प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के थ्रू हटाया जा सकता है। ये पहला डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस की बात की जाए तो भैया दूसरे डिफरेंस में आर्टिकल 358 ऑटोमेटिकली फंडामेंटल राइट को सस्पेंड कर रहा है अंडर आर्टिकल 19। अगर इमरजेंसी डिक्लेयर हुई तो अंडर आर्टिकल 19 ऑटोमेटिकली फंडामेंटल राइट सस्पेंड हो जाएंगे। ऑब्वियसली वो इमरजेंसी ऑन ग्राउंड्स ऑफ एक्सटर्नल एग्रेशन या वॉर होनी चाहिए, लेकिन आर्टिकल 359 ऑटोमेटिकली फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड नहीं कर रहा है। यहां पे एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर इशू करना पड़ेगा फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड करने के लिए। फिर तीसरा डिफरेंस भी यही बताया जा रहा है दोस्तों, आर्टिकल 358 लागू होता है तब जब इमरजेंसी केवल एक्सटर्नल इमरजेंसी के बेसिस पे लगाई गई हो, एक्सटर्नल एग्रेशन हुआ हो, वॉर हुआ। अगर इन दो केसेस में इमरजेंसी लगी है तभी आर्टिकल 358 प्ले में आएगा, नहीं तो आर्टिकल 358 प्ले में नहीं आएगा। यानी अगर आर्म्ड रेबेलियन हुआ है उसके बेसिस पे आपने नेशनल इमरजेंसी लगाई है, देन आर्टिकल 358 का कोई रोल नहीं रहेगा। वहीं पे आर्टिकल 359 एक्सटर्नल इमरजेंसी के केस में भी एप्लीकेबल है, इंटरनल इमरजेंसी के केस में भी एप्लीकेबल है। तो चाहे इमरजेंसी एक्सटर्नल एग्रेशन के आधार पर लगाई हो, चाहे इमरजेंसी इंटरनल एग्रेशन यानी कि आर्म्ड रेबेलियन के आधार पर लगाई हो, दोनों केसेस में आर्टिकल 359 एप्लीकेबल होगा। आर्टिकल 358 केवल एक्सटर्नल एग्रेशन के केसेस में एप्लीकेबल है। फिर भैया आर्टिकल 358 की और खास बात है, जैसे ही इमरजेंसी लगेगी और वो इमरजेंसी अगर लगती है एक्सटर्नल एग्रेशन के आधार पे, तो फंडामेंटल राइट्स अंडर आर्टिकल 19 ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाएंगे, और जितने समय तक इमरजेंसी चलेगी उतने समय तक अंडर आर्टिकल 19 जो भी फंडामेंटल राइट्स थे वो सस्पेंडेड रहेंगे। लेकिन 359 में ऐसा नहीं है। 359 में इमरजेंसी कितने भी समय के लिए चले, प्रेसिडेंशियल ऑर्डर जितनी देर के लिए फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड करेगा उतनी देर के लिए फंडामेंटल राइट्स सस्पेंडेड रहेंगे। तो ये प्रेसिडेंशियल ऑर्डर में डिपेंड करेगा अंडर आर्टिकल 359 कि फंडामेंटल राइट्स कितनी देर के लिए सस्पेंडेड है। आर्टिकल 358 पूरे कंट्री में फैला होगा, आर्टिकल 359 कंट्री के किसी एक छोटे पार्ट में फैला हो सकता है या पूरे कंट्री में फैला हो सकता है, वो डिपेंड करेगा उस प्रेसिडेंशियल ऑर्डर पे जिसको प्रोक्लेम किया गया है। फिर वही बोल बच्चन पॉइंट्स लिखे हुए लक्ष्मीकांत ने जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, जैसे कि आर्टिकल 358 आर्टिकल 19 को पूरी तरीके से
सस्पेंड कर देता है अगर इमरजेंसी एक्सटर्नल एग्रेशन या वॉर के आधार पर लगी है, लेकिन आर्टिकल 359 आर्टिकल 20 को और आर्टिकल 21 को नल एंड वॉइड नहीं कर सकता। उसके बाद दोस्तों वही शब्दों को घुमा फिरा रखा है। 7वां पॉइंट क्या कह रहा है लक्ष्मीकांत का, आर्टिकल 358 इनेबल्स द स्टेट टू मेक एनी लॉ और टेक एनी एग्जीक्यूटिव एक्शन inconsistent with fundamental rights under Article 19, while Article 359 enables the state to make any law or take any executive action inconsistent with those fundamental rights whose enforcement is suspended by the presidential order। कुल मिला के बात ये कह रहा है कि आर्टिकल 358 अगर प्ले में आ गया, इमरजेंसी लग गई एक्सटर्नल एग्रेशन की वजह से, वॉर की वजह से, तो उस केस में आर्टिकल 19 के अंदर जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं उसको थोड़ा या पूरी तरीके से वॉयलेट करके स्टेट कोई भी नियम कानून बना सकता है, कोई भी एग्जीक्यूटिव एक्शन ले सकता है। और जब तक नेशनल इमरजेंसी लगी हुई है तब तक उन नियम कानून को कोई भी चैलेंज नहीं करेगा। वैसे ही आर्टिकल 359 के अंदर प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के अंदर जिन जिन फंडामेंटल राइट्स को वॉयलेट किया जा सकता है लिखा है, अगर उनके वॉयलेशन से रिलेटेड कोई भी लॉ बनता है, कोई भी एग्जीक्यूटिव एक्शन होता है, तो कोई भी रेमेडी नहीं है, ठीक है ना, उन लॉ को आराम से वॉयलेट किया जा सकता है। तो कुल मिला के बात यह है कि आर्टिकल 359 ने अगर ये बोल दिया इमरजेंसी के दौरान कि कुछ फंडामेंटल राइट्स एप्लीकेबल नहीं है और उन फंडामेंटल राइट्स को आप नियम कानून बना के नेशनल इमरजेंसी के दौरान ब्लैटेंटली वॉयलेट करना शुरू कर दिया, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। एक बात को अलग अलग तरीके हैं कहने के, ठीक है। देखो यहाँ पे कैसे कह रखा है, टेक एनी एग्जीक्यूटिव एक्शन इनकंसिस्टेंट विद दोस फंडामेंटल राइट्स। तो ऑब्वियस सी बात है, फंडामेंटल राइट्स के साथ इनकंसिस्टेंट, इतनी देर से यही तो बात कर रहे हैं हम लोग, बस एक ही बात को अलग अलग तरीके हैं बोलने के। अब बात की जाए भैया इमरजेंसी का डिक्लेरेशन इंडिया में कितनी बार हुआ है, तो 3 बार इमरजेंसी का डिक्लेरेशन हुआ है। पहले 1962 इंडिया चाइना वॉर, 1971 इंडिया पाकिस्तान वॉर और 1975 मन कर गया इंदिरा गांधी जी का, तो इमरजेंसी लगा दी उन्होंने। जो पहला प्रोक्लेमेशन आया नेशनल इमरजेंसी का, आपको पता है 1962 में इंडिया चाइना का वॉर चल रहा था। आप देखोगे कि उस वॉर में जो अरुणाचल प्रदेश वाली बाउंड्री है वहां पे भी चाइना ने अटैक कर दिया, लद्दाख वाले इलाके में भी लड़ाई हुई। तो नेफा का जो इलाका है जिसको नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी कहा जाता था उस समय पे, आज में वो अरुणाचल प्रदेश है। तो वहां पे इमरजेंसी लगा दी गई 1962 में और 1968 तक इमरजेंसी चली। अभी जब ये पहली इमरजेंसी लगी, आपको पता है 1965 में भी पाकिस्तान के साथ एक जंग हुई थी, तो 1965 में अलग से एक इमरजेंसी लगाने की जरूरत पड़ी नहीं, क्योंकि 1962 में जब चाइना के साथ जंग छिड़ी थी उस समय पे ऑलरेडी एक इमरजेंसी लग चुकी थी, तो नई इमरजेंसी लगाने की हमको जरूरत नहीं पड़ी। तो 1965 वाली जंग तो पहली वाली इमरजेंसी में ही निपट गई। दूसरा प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी कब आया, तो दिसंबर 1971 में, जब पाकिस्तान ने इंडिया पर अटैक कर दिया। आपको पता है चला ना, मुक्ति वाहिनी वॉर चल रहा था, ईस्ट जो पाकिस्तान था वो अपनी आजादी की बात कर रहा था, ओके। जो वेस्ट पाकिस्तान था वो ईस्ट पाकिस्तान जो कि प्रेजेंट डे बांग्लादेश है उसके खिलाफ हर तरीके से डिस्क्रिमिनेशन करता था, उनको पॉलिटिकल पावर नहीं देता था, उनको स्टेप ब्रदरली ट्रीटमेंट देता था। तो बांग्लादेश वालों ने बोला कि भैया हम अलग हैं, हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे। अभी जब अलग करने की बात करी जाने लगी तो पाकिस्तानी आर्मी ने हद ही मचा डाली बिल्कुल बांग्लादेश में। तो उस समय पे बांग्लादेश के लोगों ने इंडिया से मदद मांगी। इंडिया मदद कर भी रहा था, ये मदद हो सकता है बहुत पहले आ जाती, लेकिन मॉनसून की कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, कुछ वेदर पैटर्न्स थे, उस वेदर पैटर्न्स के चलते इंदिरा गांधी जी ने अटैक को थोड़ा डिले किया। दिसंबर 1971 में देखोगे आप कि पाकिस्तान इंडिया पे अटैक कर देगा। अब यहां पे आप देखोगे दोस्तों कि प्रोक्लेमेशन लगा दिया गया इमरजेंसी का। तो 1971 के वॉर के चलते इमरजेंसी का प्रोक्लेमेशन लगा दिया गया। कुछ दिन वो वॉर चला था, इंडिया ने बहुत डिसिसिवली पाकिस्तान को हरा दिया। और ये जो सेकंड प्रोक्लेमेशन था ना नेशनल इमरजेंसी का, जो कि 1971 में लगा था, इसको हटाया नहीं गया, ये चलता रहा। और इसके चलने के साथ साथ ही नेशनल इमरजेंसी लगा दी गई जून 1975 में। तो जून 1975 में इंटरनल डिस्टर्बेंस के आधार पे जो नेशनल इमरजेंसी लगाई गई थी वो तब लगाई गई थी जब 1971 में लगाई गई इमरजेंसी ऑलरेडी चल रही थी, ठीक है ना। तो एक और पैरेलल इमरजेंसी लगा दी गई। हालांकि आप देखोगे दूसरी नेशनल इमरजेंसी जो कि 1971 में लगाई गई थी और तीसरी नेशनल इमरजेंसी जो कि जून 1975 में लगाई थी, ये दोनों नेशनल इमरजेंसी कब खत्म होगी, मार्च 1977 में। तो पहले जो प्रोक्लेमेशंस थे 1962 के और 1971 के,
ये इस समय पे किए गए थे जिस समय पे सच में इमरजेंसी की जरूरत थी देश में, सच में देश में नेशनल सिक्योरिटी को खतरा था। लेकिन 1975 का जो प्रोक्लेमेशन था वो लगाया गया था आपका इंटरनल डिस्टरबेंस के आधार पे, और वो बहुत ही हैफाजर्ड तरीके से लगाया गया था। कैबिनेट के साथ किसी भी तरीके का कोई डिस्कशन नहीं हुआ था। इंदिरा गांधी जी ने अपनी मर्जी से इमरजेंसी लगा दी थी, ठीक है ना। ये सबसे कंट्रोवर्शियल डिसीजन था, इसको आज तक क्रिटिसाइज किया जाता है। इंदिरा गांधी जी का जो भी राज रहा है उनको बहुत सारे प्रोग्रेसिव डिसीजंस के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजंस के लिए माना जाता है। लेकिन इंदिरा गांधी जी के राज के दौरान पे जो सबसे ज्यादा इंदिरा गांधी जी को क्रिटिसाइज किया जाता है वो इसी इमरजेंसी की वजह से क्रिटिसाइज किया जाता है। आप देखोगे 1977 में जब इमरजेंसी हटेगी, उसके बाद जब लोकसभा के इलेक्शंस होंगे, लोगों का इतना गुस्सा होगा कांग्रेस पार्टी से, इंदिरा गांधी से, कि कांग्रेस पार्टी सेंटर पे हार जाएगी। क्योंकि जब देश आजाद हुआ था किसी ने सोचा नहीं था कि आगे आने वाले समय में कभी कांग्रेस पार्टी हार सकती है। अभी नई सरकार चुन के आएगी जनता पार्टी के अंदर, जनता पार्टी जैसे ही पावर में आएगी वो एक कमीशन अपॉइंट करेगी जिसका नाम है शाह कमीशन। शाह कमीशन से ये बोला जाएगा कि भैया आप इंक्वायरी करिए कि ये जो इमरजेंसी लगाई गई थी, क्या ये इमरजेंसी जस्टिफाइड थी, क्या इसको सही बेसिस पे लगाया गया। शाह कमीशन ने अपनी इंक्वायरी करी, और ऑब्वियस ही बात है शाह कमीशन क्या रिपोर्ट देगा ये हमको मालूम ही है। इमरजेंसी प्रॉपर वजहों से नहीं लगाई गई थी। कमीशन ने बोला कि जो डिक्लेरेशन हुआ इमरजेंसी का 1975 का वो गलत आधार पे हुआ, इस तरीके के डिक्लेरेशंस को आगे रोकना चाहिए, उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ सेफगार्ड्स करने चाहिए, और उन सेफगार्ड्स को लाने के लिए 44th अमेंडमेंट एक्ट लेके आया गया 1978 में। अब आप बोलोगे कौन से सेफगार्ड्स लाए गए, तो पिछली दो वीडियो से बता रहा हूं, आर्टिकल 358 में सेफगार्ड्स लाए गए, आर्टिकल 359 में सेफगार्ड्स लाए गए। इनफैक्ट 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 अपने आप में एक मिनी कॉन्स्टिट्यूशन था। उस मिनी कॉन्स्टिट्यूशन की मैक्सिमम चीजों को नलीफाई कर दिया गया 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। ओके दोस्तों, अगली वीडियो में हम लोग प्रेसिडेंट रूल के बारे में बात करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।